सभी को नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलवायु विज्ञान में पवनों का अध्ययन करेंगे। इसकी पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया था वायुदाब से संबंधित कि वायुदाब क्या है, किस प्रकार वायुदाब का क्षैतिज वितरण पाया जाता है, किस प्रकार वायुदाब महासागरों में और उत्तरी भाग पर विपरीत स्वरूप में मिलता है। इसके बाद हम आज अध्ययन करेंगे पवनों के बारे में। पवन क्या है, किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को ही पवन कहा जाता है। हमने जब वायुदाब की पेटियों के बारे में अध्ययन किया था, वायुदाब के बारे में अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर अलग अलग वायुदाब की पेटियां हैं और इन्हीं पेटियों के फलस्वरूप हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। हवाओं की जो दिशा है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो निरंतर रूप से, क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है, उन्हें पवन कहते हैं। पिंच एम तिवार्था ने पवन की एक परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि पवन प्रकृति द्वारा वायुदाब की असमानताओं को दूर करने का एक प्रयास है, क्योंकि हम देखते हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं प्रवाहित होती है और उस असमानता को ये दूर करने का प्रयास करती है। उच्च एवं निम्न अक्षांशों में विकिरण के असंतुलन के बावजूद ताप संतुलन बनाए रखने का दायित्व भी पवनों पर ही है। हम्फ्री ने इसके लिए कहा है कि वायुमंडलीय संचार तापीय विभिन्नताओं से उत्पन्न तथा संतुलित एक गुरुत्वाकर्षण परिघटना है। क्या पवन संपूर्ण धरातल पर एक समान चलती है? और चलती है तो किस प्रकार चलती है? यदि पवन एक दिशा से चले, 12 महीने सिर्फ एक ही दिशा की ओर प्रवाहित हो, तब तो इस धरती पर, इस भूमंडल पर एक ही तरफ से हवाओं का आगमन होगा। फिर मौसम परिवर्तन की घटना का हम उल्लेख नहीं कर सकते, परिकल्पना नहीं कर सकते। तो पवन किन कारकों से प्रभावित होती है या पवन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो हम देखेंगे पवनों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक वो कौन से कारक है जो पवनों को नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनमें जो पहला कारण है वह है दाब प्रवणता। जब हमने वायुदाब पढ़ा था तब हमने देखा था कि जब दाब प्रवणता अधिक होती है, या यूं कहे उच्च और निम्न वायुदाब का जो अंतर होता है, उस अंतर को संतुलित करने के लिए हवाएं चलती है। जितना अधिक उच्च और निम्न वायुदाब होगा, हवाएं भी उतनी ही तेज गति से चलेगी, प्रवाहित होगी। कहने का अर्थ दाब तथा पवन संचार में घनिष्ठ संबंध होता है। जब वायुदाब की जो प्रवणता है, दो स्थानों के बीच उनमें जो अंतर है, उस अंतर के फलस्वरूप, उस दाब प्रवणता के फलस्वरूप हवाएं चलती है। कहने का अर्थ यह है कि किन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को ही दाब प्रवणता कहते हैं। और हवाएं या पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है।
समदाब रेखाएं जितनी पास होगी दाब प्रवणता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि समदाब रेखाएं ये दिखाती है यदि वो पास पास है तो दाब का जो अंतर है, प्रवणता है, वो अधिक होगी, और जब समदाब रेखाएं दूर दूर स्थित होती है तब दाब प्रवणता या जो समदाब रेखाओं के बीच की जो स्थिति है, जो दाब का अंतर है, वो कम होता है। समदाब रेखाएं जितनी पास होगी दाब प्रवणता उतनी ही अधिक होगी। यह उल्लेखनीय है कि दाब प्रवणता शक्ति वायु के घनत्व के विपरीत अनुपात में रहती है। इसके बाद हम दूसरे जो महत्वपूर्ण कारक है उसके बारे में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इसमें पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो शक्ति है, और साथ में जो कोरियालिस बल है, शक्ति है, वह इस पवन के संचार को, इस पवन की गति को, पवन के प्रवाहित होने की जो गति है उसको प्रभावित करती है, उसकी दिशा को प्रभावित करती है। पृथ्वी के घूर्णन से विक्षोभ बल उत्पन्न होता है जो सदैव क्षैतिज वायु वेग या पवन के लंबवत कार्य करता है। पृथ्वी अपने ध्रुवीय अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और इस गति के परिणाम स्वरूप एक बल कार्य करता है, वो होता है विक्षेप बल, जिससे पवनें दूर की ओर गति करती है, प्रवाहित होती है। इस घूर्णन से विक्षेप बल उत्पन्न होता है जो सदैव क्षैतिज वायु वेग या पवन के लंबवत कार्य करता है। इस बल के खोजकर्ता फ्रांसीसी गणितज्ञ कोरियालिस के नाम पर इसे कोरियालिस बल कहते हैं। परिभ्रमण गति के कारण वायुमंडलीय आवरण की उसी के साथ घूमता है। इसके फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो पवन विक्षेप है उसके संबंध में निम्नलिखित नियम उल्लेखनीय होते हैं। वो नियम कौन कौन सी है, जिसका भी हमने एक जिक्र किया था, फेरल का नियम। फेरल का नियम कहता है कि पृथ्वी का परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो भूमध्य रेखाओं को पार करने पर इन हवाओं की गति में परिवर्तन होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर आने पर हवाएं बाएं ओर मुड़ जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं प्रवाहित होती है, चलती है, तब इनकी जो गति है में परिवर्तन है वो दाहिनी ओर हो जाता है। इसी के अलावा बायज बेलेट का नियम भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पवनों के विक्षेप से संबंधित यह बायज बेलेट का नियम है, जिसमें भी हवाओं की जो गति में परिवर्तन होता है, दिशा में जो परिवर्तन होता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। यह किस प्रकार होता है हम देखते हैं। इसके अनुसार जिस ओर पवन आ रही है उस ओर मुंह करके खड़े होने पर
यानी उत्तर दिशा से यदि हवा आ रही है और हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो जो हवा है उसका जो न्यून वायु दाब है वो उत्तरी गोलार्ध में तो बाएं ओर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दाएं ओर होगा। कहने का अर्थ उस फेरल के नियम के समान ही है। फेरल मोदी ने कहा था कि हवाएं एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में जब प्रवेश करती है तो उनमें गति में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन यदि उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में होता है तो दाहिनी ओर होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो बाएं ओर होता है। इसी प्रकार बाइज बेलेट कह रहे हैं कि जिस ओर से हवाएं आती है उस ओर हम मुख कर देते हैं, तो जो न्यून वायु दाब होगा वो उत्तरी गोलार्ध में बाएं ओर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दाएं ओर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम की, वो है कोरियालिस नियम। जो विद्वान हुए हैं कोरियालिस, उन्होंने इस नियम को दिया था। 1844 में फेरल के नियम को गणितीय रूप से उन्होंने सिद्ध किया, और इनके अनुसार पवन की दिशा अपकेंद्रीय या केंद्रोपसारी बल तथा अभिकेंद्रीय या गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में इन्होंने कई तथ्य प्रस्तुत किए थे। जैसे कोरियालिस महोदय ने कहा था कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण कोई भी गतिशील वस्तु बाहर की ओर फेंक दी जाती है। यह विक्षेप बल कोरियालिस बल कहलाता है, और यह बल ध्रुवीय भागों की अपेक्षा भूमध्य रेखा के भागों में अधिक होता है। हम जब पृथ्वी के स्वरूप के बारे में वर्णन करते हैं तो हम पाते हैं कि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है और भूमध्य रेखा यानी कहीं मध्य का भाग इसका उभरा हुआ है। उसका कारण भी एक कोरियालिस बल ही माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के जो मध्य भाग है वहां विक्षेपी पवनें सबसे अधिक कार्य करती है, हवाओं को बाहर फेंकने का कार्य करती है, जबकि गोलार्धों में हवाओं को बाहर फेंकने का कार्य बहुत कम मात्रा में किया जाता है। इस वजह से, इस कारण से भूमध्य रेखा के भागों में कोरियालिस बल की अधिकता मिलती है। अन्य तथ्य देते हैं और ये कहते हैं कि प्रत्येक स्थान पर विक्षेप बल समान नहीं होता। यह विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि अपकेंद्रीय बल वायु की गति का वर्ग होता है। वायु की गति तीव्र होने पर अपकेंद्रीय बल भी तीव्र होता है, और वायु की गति कम होने पर अपकेंद्रीय बल कम होता है। कोरियालिस महोदय आगे बोलते हैं कि यदि वायु की दिशा पृथ्वी की धुरी की ओर है, विषुवत से ध्रुवों की ओर है, तो वायु की गति तथा अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होगी। इसके बाद हेडले महोदय का नियम, जो हेडले नियम के नाम से जाना जाता है। हेडले महोदय कहते हैं कि ग्लोब पर प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त होता है, चाहे हम उसको भूमध्य रेखाओं को देखें, चाहे हम कर्क रेखाओं को देखें। यह पृथ्वी पर चारों ओर स्थित होती है, एक वृत्त के रूप में होती है। जब भी तो हम भूमध्य रेखाओं को पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कहते हैं, वृहत वृत्त बोलते हैं। ध्रुवों की ओर अक्षांश से वृत्त छोटे होते जाते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में
अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करती है। विषुवत रेखा पर इसकी गति सर्वाधिक लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तथा ध्रुव पर सबसे कम होती है। यदि हम निम्न अक्षांशों की बात करें तो इन निम्न अक्षांशों में जब पवन सीधी रेखा में प्रवाहित होती है तो निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने से पूर्व ही वह स्थान अक्षीय गति के कारण आगे बढ़ जाता है और पवन पीछे रह जाती है। इसके विपरीत उच्च अक्षांशों में पवन अपने निर्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाती है। इस प्रकार पवन अपने मार्ग से विचलित होती है और इस क्रिया को विक्षेप कहते हैं। यह पवन विक्षेप से संबंधित कुछ नियम थे जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं इन पवनों को जो प्रभावित करने वाले कारक थे उनके बारे में। तो इसमें अगला जो महत्वपूर्ण कारक है वह कारक है भूविक्षेपी पवन। भूविक्षेपी पवने यह पवने मुक्त वायुमंडल में 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी के धरातलीय घर्षण का प्रभाव जहां शून्य होता है वहां पर हमें मिलती है। अतएव हवाओं का संतुलन दबाव शक्ति तथा घूर्णन शक्ति के मध्य होता है। इस संतुलन शक्ति को विक्षेपी शक्ति कहते हैं। निम्न अक्षांशों में जब पवन सीधी रेखा में प्रवाहित होती है तो निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने से पूर्व वह स्थान अक्षीय गति के कारण आगे बढ़ जाता है, जैसा कि हमने भी पूर्व में देखा था। जब दाब प्रवणता की शक्ति तथा पृथ्वी के परिभ्रमण की शक्ति दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में प्रभावित करती है, जिससे पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती है, इन्हें भूविक्षेपी पवन कहते हैं। यदि हम इस डायग्राम में देखते हैं जो भूविक्षेपी पवनों को दिखाता है, इसमें हम देख रहे हैं कि निम्न दाब का जो क्षेत्र है और उच्च दाब का जो क्षेत्र जहां से ये पवनें प्रारंभ होती है लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये एकदम जो परिवर्तन की गति थी वो कम हो जाती है, चाहे वायुदाब कम हो। जहां पर भूविक्षेपी पवन अधिक होती थी, जो परिवर्तन अधिक हो रहा है वो चाहे कोरियोलिस बल के प्रभाव में हो, लेकिन जो जो ऊपर जाती है और एक ऐसा स्थान आता है जहां इनकी जो परिवर्तन की गति है वो कम हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पवन का अपकेंद्रीय बल। इस प्रकार पवन का जो अपकेंद्रीय बल है वह इन पवनों की जो गति है, जो कारण है, उसको प्रभावित करते हैं। पवन का अपकेंद्रीय बल उसकी गति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। हम देखते हैं पवन का मार्ग वक्री या वर्ताकार होने पर यह बल उत्पन्न होता है। यह बल पवनों के वर्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जब कोई कण समान गति से वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तब उस मार्ग के केंद्र या आवर्तन के अक्ष की दिशा में जो बल कार्य करता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी बल के कारण वह कण वर्ताकार मार्ग पर चलता है। चूंकि न्यूटन के गति के जब तीसरे नियम की हम चर्चा करते हैं
तो उसमें कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः जब किसी कण पर केंद्र की दिशा में एक बल कार्य करता है, तब इसके बराबर या विपरीत दिशा में एक दूसरे बल का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। यह जो दूसरा बल कण को केंद्र से दूर फेंकने का प्रयास करता है, यह प्रतिक्रियात्मक बल अब केंद्रीय बल कहलाता है। दूर फेंकने वाला बल कहलाता है, दूर करने वाला बल कहलाता है। ऐसी स्थिति में जबकि समदाब रेखाएं वर्ताकार होती है और पवन की गति पर अब केंद्रीय बल का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जब चक्रवात या प्रतिचक्रवात की स्थिति होती है, तब यह बल उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पवन को प्रभावित करने वाला जो अन्य कारक है, वह है पृथ्वी की घर्षण शक्ति, या यूं कहे कि घर्षण शक्ति। यह शक्ति धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई तक ही अधिक सक्रिय होती है और उससे अधिक ऊंचाई पर यह नगण्य से हो जाती है। सबसे अधिक घर्षण शक्ति धरातलीय भाग के आसपास मिलती है और जो जो ऊंचाई बढ़ती जाती तब त्यों त्यों घर्षण शक्ति कम होती जाती है। इससे अधिक ऊंचाई पर इस शक्ति का भाव घटते जाने से पवनों का जो तिरछापन है वह भी घटता जाता है। धरातल के निकट यदि किसी स्थल के ऊपर पवनों में 25 से 35 डिग्री तथा जल के ऊपर 10 से 20 डिग्री तिरछापन होता है, किंतु 500 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पवनें धरातल के समानांतर हो जाती है। इसे एक मैन सर्पिल प्रभाव कहते हैं, जहां पवनों की गति एक समांतर रूप से एक सरल रेखा के रूप में हो जाती है। इस प्रकार हमने इस क्लास में अध्ययन किया कि पवन क्या होती है, पवनों को जो नियंत्रित करने वाले कारक हैं वो कौन से कारक है, जिनमें दाब प्रवणता, पृथ्वी की घूर्णन शक्ति और कोरियोलिस शक्ति के बारे में हमने अध्ययन किया। क्या होता है, किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में वर्णन किया। इसके बाद पवन के जो विक्षेप के संबंध में जो तथ्य थे, जो नियम थे, उनका उल्लेख भी इसके अंतर्गत हमने किया। इसमें हमने फेरल के नियम, बाइज-बेलेट का नियम, कोरियोलिस का नियम और हेडले का नियम विस्तृत रूप से पढ़ा। इसके बाद भू विक्षेपी पवनें क्या होती है, कहां पर चलती है, कितनी ऊंचाई पर चलती है और इनका प्रभाव क्या होता है। इसके बाद पवनों को जो प्रभावित करने वाले कारक उसमें था पवन का अपकेंद्रीय बल, और उसके बाद हमने देखा घर्षण शक्ति। धन्यवाद।